Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So students, इस सेशन में मैं आप सभी के साथ CSJMU एंट्रेंस टेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो PYQs है वो भी 2022 ईयर्स के वो डिस्कस करने वाली हूँ. एंड दैट्स वाई ये सेशन आप सभी को एंड तक देखना है ताकि आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं. एंड एज वेल देखो काफ़ी सारे PYQs भी ईच ईयर रिपीट भी किए जाते हैं. एंड दैट्स वाई आपको रिपीटेड MCQs की मदद से आपके मार्क्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है CSJMU एंट्रेंस टेस्ट अभी बहुत नज़दीक है विच इज़ ऑन 30 जुलाई. एंड दैट्स वाई आप सभी को तो अच्छे से पढ़ाई करना ही है इन दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ताकि आप सभी स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट को आराम से क्रैक कर सको. सो इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आपको कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों ही सेक्शंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तब भी आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिस कोर्स की मदद से गारंटीड सारे स्टूडेंट्स आराम से 50% मार्क्स तो स्कोर कर ही लेते हैं इन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आफ्टर दैट वो एंट्रेंस टेस्ट को भी क्वालिफाई कर ही लेते हैं. सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो ही जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स एक ही PDF में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई देखो गारंटीड उनको 80% MCQs इसी रिवीजन PDF से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट. और स्टूडेंट्स, आपको 100 से भी ज़्यादा सॉल्व PYQs का PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है जिस PDF की मदद से आप काफ़ी सारे सॉल्व PYQs को रेफर कर सकते हो. देखो PYQs तो काफ़ी टाइम रिपीटेडली पूछे जाते हैं ईच ईयर एंड दैट्स वाई आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी PDF से मिलेंगे आउट ऑफ 50% क्वेश्चंस इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इन कम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे स्टूडेंट्स विद दिस कंप्लीट कोर्स गारंटीड एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही देते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन. सर्वे इज यूजुअली, नाउ सर्वे ये क्या है, वेदर सर्वे चीप है, एक्सपेंसिव है, मॉडरेट है या फिर नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, सर्वे की जो प्राइस होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है जैसे कि सर्वे का टाइप क्या है, देन आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने जा रहे हो, देन आपके नंबर ऑफ ऑडियंसेस कितने हैं, आपको कौन कौन से ऑडियंसेस के थ्रू रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, आपने सर्वे का डिज़ाइन कैसा रखा है. सो यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड रहता है कि सर्वे का कॉस्ट क्या होगा. एंड एज वेल सर्वे आप किस तरीके से कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेदर आप इंटरनेट के थ्रू सर्वे कर रहे हो या फिर आप फिजिकली सर्वे कर रहे हो. एज वेल जियोग्राफिकल एरिया क्या है वो भी मैटर करता है. बट असल में सर्वेज ये जनरली एक्सपेंसिव होते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो सही आंसर आएगा वो 2 आएगा विच इज़ एक्सपेंसिव. देखो सर्वे की जो कॉस्ट होती है वो इन फैक्टर्स के ऊपर तो डिपेंड रहती ही है. कभी कभार आपको सर्वे चीप भी लगेंगे, कभी कभार मॉडरेट भी लगेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वेज की जो कॉस्ट होती है वो एक्सपेंसिव ही रहती है.
बिकॉज आपको सर्वे एजेंसीज को भी पैसे देने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर्वे मंकीज, उनकी भी कॉस्ट फ्री से लेकर बहुत महंगे तक होती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन ना कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे, वॉट एवर एवरीथिंग. इनफैक्ट आपको रिपोर्टिंग की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. सो इन मोस्ट ऑफ द सर्वे एजेंसीज अगर आपको रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है देन उसके लिए आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं. एंड दैट्स वाई सर्वे ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है विच इज़ एक्सपेंसिव than other methodologies in research methodology. Okay, the final stage of a survey is, now survey की final stage क्या होती है, whether it is reporting, whether it is field work, whether it is assignment, whether it is calculation. So students असल में यहाँ पे भी सर्वे के टाइप्स कौन से होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि सर्वे का फाइनल स्टेज क्या होगा. ओके, बट बेसिकली जो भी मोस्ट ऑफ द सर्वेज होते हैं उनका जो फाइनल स्टेज होता है वो यही होता है कि हम रिस्पॉन्सेस को एनालाइज कर सके. सो जितने भी सारे रिस्पॉन्सेस आपको मिलते हैं उनको आपको एनालाइज करना पड़ता है इन द फाइनल स्टेजेस. एज वेल आपको रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना पड़ता है. ओके, रिजल्ट्स को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको रिपोर्ट को राइट करना पड़ता है. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा रिपोर्टिंग, दैट इज आंसर 1. ओके, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ मोस्ट कॉमन सर्वे टाइप्स. ओके, सो स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद दैट हम सारे स्टूडेंट्स को CSJMU एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट. सो इस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हैं एंड आफ्टर दैट वो एंट्रेंस टेस्ट को काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर देते हैं. सो इस स्टडी मटेरियल में आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बाय द यूज़ ऑफ दीज MCQs एंड PYQs आपकी काफ़ी सारी रिविजन यहाँ से ही हो जाती है एंड दैट्स वाई गारंटीड देखो आपको पेपर 2 में अच्छे मार्क्स मिलते ही है. सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए दैट टू फॉर पेपर 2 आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को MCQs PYQs सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड एज वेल हम गारंटीड सिलेक्शन भी करवा देते हैं. सो दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. सो स्टूडेंट्स टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. ओके, डैश फ्रॉम थियरी लीड्स टू हाइपोथेसिस. ना इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हम थियरी से करते हैं और लेते हैं जिसकी वजह से हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. सो वेदर इट इज़ डिडक्शन, वेदर इट इज़ इंडक्शन, वेदर इट इज़ लॉजिकल डिडक्शन, वेदर इट इज़ ऑब्जर्वेशन. सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है लॉजिकल डिडक्शन. लॉजिकल डिडक्शन का मतलब होता है कि डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जिस अप्रोच के साथ रिसर्च करते हो जिसमें सबसे पहले तो आपके पास एक जनरल प्रिंसिपल होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है और यू कैन से आपके पास एक थियरी होती है. सो बेस्ड अपॉन दिस थियरी आप एक कंक्लूजन तक आते हो. बट कंक्लूजन तक आने के लिए आपको सबसे पहले हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना पड़ता है. उसी हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करना पड़ता है एंड आफ्टर टेस्टिंग आपको काफ़ी सारे कंक्लूजन्स यहाँ पे मिलते हैं एंड इन्हीं कंक्लूजन्स को आप अदर सिचुएशंस के ऊपर जनरलाइज करते हो. सो यहाँ पे देखो फ्रॉम थियरी. थियरी का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट और प्रिंसिपल ओके जिसका आधार लेके हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम दिस थियरी जब भी हम लॉजिकल डिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं देन बाय यूजिंग लॉजिकल डिडक्शन ऑब्वियसली हम यहाँ पे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो कि प्रोसीजर मैंने आपको अभी बताई एंड दैट्स वाई ये आपका सही आंसर है. देखो इंडक्शन एंड डिडक्शन ये तो
है ही उतने इम्पॉर्टेंट रिसर्च में, बट यहाँ पे बेसिकली आपको जो पूछा गया है विच इज़ रिलेवेंट टू द प्रोसेस, ओके, एंड ये जो प्रोसेस है वो है लॉजिकल डिडक्शन, नॉट ओनली डिडक्शन। इंडक्शन एंड डिडक्शन ये तो रीजनिंग के टाइप्स है ही रिसर्च मेथोडोलॉजी में। सो डिडक्शन में तो एग्जैक्टली आप यही करते हो जो कि मैंने आपको अभी बताया, जो आप लॉजिकल डिडक्शन में करते हो। एंड इंडक्शन में बेसिकली आपके पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं एंड बेस्ड अपॉन दोज ऑब्जर्वेशंस आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो एंड देन आप थियरी को बनाते हो। सो एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसीजर है, सो डोंट कंफ्यूज। बट यहाँ पे जो आपका सही आंसर है विच इज नथिंग बट लॉजिकल डिडक्शन, नॉट ओनली डिडक्शन, बिकॉज लॉजिकल वर्ड का भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आएगा 3। डैश इज अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ हाइपोथेसिस का सोर्स कौन सा है? वेदर इट इज इंट्यूशन, वेदर इट इज नॉलेज, वेदर इट इज एनर्जी, वेदर इट इज सर्वे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो अभी समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो कि हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में देखा था, राइट? सो हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ प्रेडिक्टेड आउटकम ऑफ योर रिसर्च। ओके, सो रिसर्च का जो प्रेडिक्टेड आउटकम आपको लगता है कि ये हमारे रिसर्च के प्रेडिक्टेड आउटकम्स है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट हाइपोथेसिस। एंड हाइपोथेसिस ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप है, एंड इसी स्टेटमेंट को हम टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। एंड दैट्स वाई हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं, जो हमारा अंतर्ज्ञान होता है, उसी से हमें पता चलता है कि हमारे रिसर्च के प्रेडिक्टेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 1, इंट्यूशन। सो आपको इंट्यूशन से ही पता चलता है कि हाइपोथेसिस क्या हो सकता है। सर्वे एंड एनर्जी तो वैसे ही यहाँ पे एलिमिनेट हो ही जाते हैं। देखो, नॉलेज से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाइपोथेसिस क्या है, बिकॉज नॉलेज इज नथिंग बट कि नॉलेज हमारे पास होता है जब हम पूरा रिसर्च प्रोसेस करते हैं एंड बाद में जब भी हम थियरी को फॉर्मुलेट करते। सो थियरी में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दिस इज नथिंग बट द नॉलेज। ओके, सो नॉलेज ये किसी भी रिसर्च स्टेप की जो फाइनल स्टेज होती है। ओके, एंड नॉलेज से पहले आपको हाइपोथेसिस बनाना है, एंड दैट्स वाई इंट्यूशन की मदद से ही आप हाइपोथेसिस को बना सकते हो, नॉट विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। ओके, फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज, नाउ रिसर्च प्रोसेस में फाइनल स्टेज क्या है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग। देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हमने सर्वे के लिए देखा था। कौन से भी रिसर्च प्रोसेस की फाइनल स्टेज यही होती है, विच इज नथिंग बट रिपोर्ट राइटिंग। दैट्स ये आपका सही आंसर है। ओके, अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ डैश। नाउ रिसर्च रिपोर्ट ये किसकी फॉर्मल स्टेटमेंट है? सो वेदर इट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, डेटा एडिटिंग। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप पूरे रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करते हो एंड आपके पास एक प्रॉपर रिजल्ट्स आपके साथ होते हैं, देन आफ्टर दैट ओनली आप रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हो। सो रिसर्च रिपोर्ट में आप एग्जैक्टली लिखते हो कि आपने रिसर्च प्रोसेस कैसे किया है। सो इसमें आप काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हो बेसिकली, बट आप इसमें जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। सो रिसर्च रिपोर्ट के देखो काफ़ी सारे सब सेक्शंस भी रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप टाइटल बताते हो, देन यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट। देखो, अब्स्ट्रैक्ट में तो सब समरी होती है, राइट, कि एग्जैक्टली आप ये रिसर्च प्रोसेस क्यों करना चाहते हो, देन आपने कौन से रिसर्च मेथड्स को यूज़ किया है, देन आपके रिसर्च के रिजल्ट्स क्या है। सो छोटी छोटी जो समरी होती है इसकी, ओके, वो भी वेरी मिनिमम वर्ड्स, वो आप अब्स्ट्रैक्ट में लिखते हो। देन आफ्टर दैट यू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एग्जैक्टली लिखा जाता है कि आपके रिसर्च का पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसमें आप काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग लिटरेचर का भी कुछ कुछ इसमें बताते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो। देन आफ्टर दैट यू राइट द रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स का मतलब है कि आपने कौन कौन से रिसर्च मेथड्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स, वो आप यहाँ पे बताते हो। देन आफ्टर दैट यू राइट द रिजल्ट्स पार्ट। सो रिजल्ट्स पार्ट्स में एग्जैक्टली लिखते हो कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं,
देन डिस्कशन, सो आप रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स, एंड आफ्टर दैट आपको कंक्लूजन्स लिखने पड़ते हैं. देन रेफरेंसेस की लिस्ट. सो इफ़ यू सी ऑल ऑफ दिस थिंग्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि रिसर्च रिपोर्ट ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, वो भी ऑफ रिसर्च प्रोसेस. सो पूरे रिसर्च प्रोसेस में आपने क्या किया है उसकी जो शॉर्ट समरी होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट बातें होती है, वो आप रिसर्च रिपोर्ट में देते हो. ओके. डैश इज अ क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस. नाउ गुड हाइपोथेसिस की क्वालिटी क्या है? स्मॉल इन साइज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी. देखो स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि प्रेडिक्टेड रिसर्च आउटकम्स, जिसमें हम बताते हैं कि हमें क्या लगता है कि हमारे रिसर्च के जो वेरिएबल्स है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. एंड दैट्स व्हाई हाइपोथेसिस को हम बाद में क्या करते हैं, टेस्ट भी करते हैं. सो किसी भी स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए उस स्टेटमेंट में काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप उसे अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई हाइपोथेसिस शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. सो जिस हाइपोथेसिस के पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ इट. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने हाइपोथेसिस में मेंशन किए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में कुछ ना कुछ तो काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, हमें वो दिखना चाहिए कि येस इट इज़ देयर. अ हाइपोथेसिस मस्ट बी. नाउ हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? डिफ्यूज, स्पेसिफिक, स्लो, स्पीडी. ऑब्वियसली जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक. इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अगर उसमें स्पष्टता नहीं है देन इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक आपने की है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते वक्त. एंड दैट्स व्हाई आपको देखो रिसर्च के रिजल्ट्स भी काफ़ी फेक मिलेंगे. ओके. Which of the following statistics are important when interpreting independent sample t-test? जब भी आपको independent sample t-test को interpret करना होता है then इनमें से कौन से statistics important है? t-value, significance level, then descriptive statistics, all the above. So students, ये जो independent sample t-test है, this is nothing but a parametric test जिसको हम करते हैं जब भी हमें वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनको हमें जानना होता है. ओके. एंड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से जब भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं देन उनको इंटरप्रेट करने के लिए काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहली स्टैटिस्टिक्स जो है दिस इज़ नथिंग बट व्हाट? टी वैल्यू. ओके. टी वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ये आपको टी स्टैटिस्टिक से मिलती है, जिसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. टी डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सो टी वैल्यू आपको एग्जैक्टली बताता है कि दो ग्रुप्स के जो मीन वैल्यू होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है. एंड इसी डिफरेंस की मदद से आप जान सकते हो कि वेदर दो ग्रुप्स के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है, वेदर वेरिएबल्स के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है. एंड ये भी बेसिकली आप जो दो ग्रुप्स के बीच में जो वेरिएबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए आप करते हो. सो अगर मीन में डिफरेंस है देन देयर इज़ वेरिएबिलिटी, अगर मीन में डिफरेंस नहीं है देन देयर इज़ नो वेरिएबिलिटी. ये इसका मतलब होता है. सो ये बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन आएगा. नाउ सेकेंड स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आपने तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सुना ही होगा. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये हर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट में होता है. बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एक फॉर्मूला भी होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपको क्या क्या एग्जैक्टली इसमें मेजर करना है. सो मेजरमेंट करने के लिए आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ओके. एंड अगर आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ही देखोगे देन यहाँ पे अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मेजर करना है देन उसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल सैंपल साइज -2. Then third statistic is, which is very important, which is p value. P value is nothing but the probability कि आपको क्या probability है कि आपको p value जो है आपको ऐसी मिल रही है which is extreme or more extreme than one calculated.
एंड यहाँ पे आपने अज्यूम भी किया है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसकी वैल्यू है वो सही है. सो p वैल्यू इज नथिंग बट की प्रोबेबिलिटी कि आपको t की वैल्यू एक्सट्रीम और बहुत ही एक्सट्रीम मिल रही है. एंड एज वेल जो वैल्यू बेसिकली आपने कैलकुलेट की है उससे भी ज़्यादा t की वैल्यू जितनी ज़्यादा आपको एक्सट्रीम मिलती है, दिस इज़ नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट. एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है विच इज़ नथिंग बट द p वैल्यू. एंड यहाँ पे आप अज्यूम भी करते हो कि नल हाइपोथेसिस जो है जो आपने बनाया है उसकी वैल्यू सही है. सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको p की वैल्यू बहुत कम मिलती है विच इज़ ऑलमोस्ट 0.05 और लेस दैन दिस, देन इसका मतलब ये है कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाया है विच इज़ फॉल्स, एंड आपको नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ता है. एंड जो बाकी के हाइपोथेसिस है विच इज़ नथिंग बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली p वैल्यू आपको एक सिग्निफिकेंस लेवल मेजर करने के लिए आपको क्या करता है, मदद करता है. ओके, सो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंस लेवल इज एक्चुअली अनदर स्टैटिस्टिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. नाउ द फोर्थ वन इज कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नथिंग बट अ रेंज ऑफ वैल्यूज. एंड यहाँ पे वैल्यूज की ऐसी रेंज होती है जो रेंज बेसिकली हम चाहते हैं कि हमें मिल सके एज द आउटकम ऑफ आवर रिजल्ट. ओके, सो बेसिकली ये जो रेंज ऐसी होती है जिसमें ऐसी वैल्यू होती है विच हैज़ द ट्रू डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स विथ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, सो जो सही डिफरेंस होता है पॉपुलेशन मीन के बीच में, सो वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल के रेंज में आती है. एंड दैट्स व्हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे जीरो वैल्यू नहीं होती है, इफ देयर इज नो जीरो इन दिस रेंज, ओके, देन इसका मतलब ये होता है कि देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस. सो इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन मीन्स के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है. सो अगेन देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नथिंग बट रिलेवेंट टू द सिग्निफिकेंस लेवल. ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी आपको समझ में आता है कि वेदर देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स और टू पॉपुलेशन मीन्स. ओके, एंड द फिफ्थ स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट इफेक्ट साइज. सो अगेन इफेक्ट साइज भी इसी का मेजरमेंट है. इफेक्ट साइज भी मेजरमेंट है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वेदर दो ग्रुप्स के बीच में मीन का डिफरेंस है या नहीं, विच इज रिलेटिव टू वेरिएबिलिटी विद इन द ग्रुप्स. एंड इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करने के लिए दो मैग्नीट्यूड अवेलेबल है जिसका नाम है कोहेन्स D and another one is Hedges G. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सब तो हमने देखा जिसमें से सबसे पहला था टी वैल्यू, नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इफेक्ट साइज. सो यहाँ पे तो तय है कि टी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस लेवल, ये तो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जब भी हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं. बट इसी के अलावा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है जो डेटा अवेलेबल होता है उसे डिस्क्राइब करता है इन द टर्म्स ऑफ कोरिलेशन, देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन्हीं की मदद से. एंड ये भी बहुत स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा विच इज नथिंग बट 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, द मोर हॉट एंड ह्यूमिड द वेदर, द लेस क्लोथिंग अ पर्सन वियर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ओके, सो जितना भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है देन उतने ही पर्सन लेस क्लोथिंग वियर करते हैं. सो ये किसका एग्जाम्पल है? मॉडरेट कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन. सो स्टूडेंट्स, ये जो कोरिलेशन है दिस इज नथिंग बट और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में. सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको डिस्क्राइब करता है वेरिएबल्स को.
सो कोरिलेशन ये एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जो आपको सिर्फ बताएगा कि वेदर देर इज एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स और नॉट। ओके, सो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन है या नहीं, यही सिर्फ ये बताएगा आपको। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं वेरिएबल्स के बीच में, ये आपको कोरिलेशन स्टैटिस्टिक नहीं बताएगा, सिर्फ यही बताएगा कि एसोसिएशन है या नहीं, दैट्स इट। सो कोरिलेशन की भी टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। एज द नेम सजेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाते हो देन उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड टाइप इज जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब होता है कि देर इज नो एनी कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। एंड थर्ड वन इज निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक की वैल्यू बढ़ाते हो देन दूसरे की वैल्यू मिनिमाइज होती है। सो यहाँ पे देखो आपको निगेटिव कोरिलेशन मेंशन किया है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन मेंशन किया है, जीरो कोरिलेशन तो मेंशन नहीं किया है। ओके, एंड इफ यू सी हियर, सो यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ये आपका एक वेरिएबल रहेगा, वन वेरिएबल, एंड जो दूसरा वेरिएबल है वो है पर्सन वियर्स द क्लोथिंग विच इज योर सेकेंड वेरिएबल। सो देखो जितना हॉट एंड ह्यूमिड वेदर यहाँ पे ज्यादा है उतने ही पर्सन वियरिंग लेस क्लोथिंग। सो यहाँ पे मोर शब्द देखो, यहाँ पे लेस शब्द देखो। सो मोर का मतलब ये है कि इंक्रीज हो रहा है, लेस का मतलब ये है कि डिक्रीज हो रहा है। सो देखो यहाँ पे एक की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो देन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि देर इज निगेटिव कोरिलेशन। दैट्स व्हाई हियर आपका सही आंसर आएगा 3 विच इज निगेटिव कोरिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। नाउ इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल है? वेदर इट इज बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर, सेंसस रिपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जो आपको फर्स्ट हैंड सोर्सेस से मिलता है। ओके, फर्स्ट हैंड सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि सर्वे से अगर आपको रिस्पॉन्सेस मिलते हैं देन दिस इज योर प्राइमरी डेटा। देन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स इज नथिंग बट प्राइमरी डेटा। ऑब्जर्वेशन से जो डेटा आपको मिलता है ये होगा प्राइमरी डेटा। इंटरव्यू से जो आपको डेटा मिलता है विच इज नथिंग बट प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ऐसा है विच इज नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा एंड विच इज न्यूज़पेपर। बिकॉज न्यूज़पेपर में जो करंट इवेंट्स होते हैं वही होते हैं, राइट। एंड ये जो करंट इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली फर्स्ट हैंड सोर्सेस से ही मिलते हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर में हमेशा ताज़ा खबरें होती है, राइट। एंड दैट्स व्हाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। बुक, जर्नल, सेंसस रिपोर्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है कि जब भी हम प्राइमरी डेटा का इस्तेमाल करके डेटा को कलेक्ट करते हैं दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेकेंडरी डेटा। एंड सेकेंडरी डेटा ये हमेशा आपको सेकेंड हैंड सोर्सेस से मिलता है। सेंसस रिपोर्ट में देखो रिपोर्ट होती है पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सो ये जो पॉपुलेशन एंड उसके स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन होती है ये बेसिकली पास्ट में होके गई होती है, राइट। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड हैंड सोर्सेस से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। एंड एग्जैक्टली वही बुक एंड जर्नल के लिए भी एप्लीकेबल है। That's why here your correct answer is 3, that is newspaper. Dash is the first step of research process. Formulation of a problem, collection of data, editing and coding data, selection of a problem. So students, research process की कोई भी रिसर्च प्रोसेस हो उसकी फर्स्ट स्टेप यही होती है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसे फॉर्मुलेट करना है। सो ये बीच के ऑप्शंस है ये तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। सो बचे हुए ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ। सो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। सो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। सो ये आपकी पहली स्टेप रहेगी। देन आफ्टर दैट आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करोगे। सो दैट्स हियर आपका सही आंसर है 4, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। The researcher has to select a dash for research. Problem, variable, both, neither 1 and 2. So students,
किसी भी रिसर्चर को क्या सिलेक्ट करना चाहिए रिसर्च करने के लिए? ऑब्वियसली रिसर्चर को दोनों भी सिलेक्ट करना चाहिए, प्रॉब्लम एंड वेरिएबल। प्रॉब्लम यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम, वेरिएबल यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी वैल्यूज आप देखना चाहते हो, एज वेल आप देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो आपको दोनों भी लगेंगे, राइट? दैट्स वाई हियर आपका सही आंसर होगा 3, विच इज बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम? नाउ इनमें से कौन सा प्रॉब्लम का सोर्स नहीं है? प्रॉब्लम का सोर्स मतलब आपको इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन अनयूटिलाइज्ड थियरी, देन पेपर्स प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंसेस, देन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। देखो प्रॉब्लम का मतलब होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम, राइट? एंड रिसर्च प्रॉब्लम ये हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी ऑथेंटिक, तभी आप रिसर्च कर सकते हो विद दिस रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, एंड दैट्स वाई जो अनयूटिलाइज्ड थियरी होती है वहाँ से आपको प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो पेपर्स कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए होते हैं वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो रिलेटेड लिटरेचर के रिव्यूज होते हैं उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट नॉट फ्रॉम रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से प्रॉब्लम को देखोगे देन ऑब्वियसली आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम्स तो मिलेंगे नहीं, एंड एज वेल आपको कॉपी करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिलेगा वो बेसिकली आपको रिपीटेटिवली मिलेगा। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? बिकॉज रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमेशा बीते हुए प्रॉब्लम्स की इंफॉर्मेशन होती है। सो यहाँ से तो आपको प्रॉब्लम्स की इंफॉर्मेशन मिलने नहीं वाली है, अगर मिलती भी है बट वो ओरिजिनल नहीं होगा। ओके, दैट्स वाई ये जो तीन ऑप्शंस है यहाँ से आपको प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है जहाँ से आप प्रॉब्लम बना सकते हो, बट नॉट फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन। दैट्स वाई ये आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? नाउ इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल रिसर्च का टाइटल आपको लगता है? एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड का एजुकेशन सिस्टम, देन और यू कैन से कि ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन सिस्टम, अ स्टडी ऑफ ब्रिटिश पीरियड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश पीरियड का स्टडी, बिजनेस सिस्टम एंड ब्रिटिश पीरियड, बिजनेस सिस्टम एंड ब्रिटिश पीरियड, इतना ही बस। अ स्टडी ऑफ स्कूल करिकुलम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। ओके, सो इंडिया में जब ब्रिटिश पीरियड था तभी का स्कूल करिकुलम का स्टडी। सो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस देन यू विल अंडरस्टैंड यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल रिसर्च का एक ही टाइटल लगता है विच इज़ नथिंग बट 4, बिकॉज हिस्टोरिकल रिसर्च में हम हमेशा पास्ट के बारे में स्टडी करते। इफ़ यू सी फर्स्ट ऑप्शन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, सो कहाँ का ब्रिटिश पीरियड, ये तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे आप बोल नहीं सकते हो कि वेदर ये पास्ट की इंफॉर्मेशन है या फिर प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है या फिर फ्यूचर की है। अ स्टडी ऑफ ब्रिटिश पीरियड इन ऑस्ट्रेलिया, इससे भी आपको समझ में नहीं आता है कि वेदर ये पास्ट में हुआ था या अभी है या फिर कल होने वाला है, ये भी आपको पता नहीं है। बिजनेस सिस्टम एंड ब्रिटिश पीरियड से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इन दोनों के बीच में कुछ हमें रिलेशनशिप भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट इफ़ यू सी द लास्ट ऑप्शन देन हमें तो पता है कि इंडिया में ब्रिटिश पीरियड जो था वो पास्ट में था, अभी तो नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे आप पास्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो, एंड दैट टू आप स्टडी कर रहे हो कि तभी का स्कूल करिकुलम क्या था। सो ये आपका टाइटल होगा। स्टॉक रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ, नाउ स्टॉक रजिस्टर ये बेसिकली किसका टाइप है? क्वेश्चनेयर, लिस्ट, इन्वेंटरी, स्केल। सो स्टूडेंट स्टॉक रजिस्टर ये बेसिकली इन्वेंटरी का टाइप है जिसको हम हिंदी में भंडार कहते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें बेसिकली बताते हो कि बिजनेस में कितने स्टॉक्स आए थे, कितने स्टॉक्स गए थे, ये इंफॉर्मेशन इसमें होती है। सो बेसिकली स्टॉक रजिस्टर में आप बताते हो कि ट्रांजैक्शन कब हुआ था, उसकी डेट आप बताते हो, देन कौन से आइटम्स थे या फिर कौन से ऑब्जेक्ट्स थे, ओके उसका नाम आप बताते हो, देन आपने कितनी क्वांटिटी रिसीव की थी, कितनी क्वांटिटी आपने इशू की थी, ओके उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें होता है। देन बैलेंस ऑफ स्टॉक क्या है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, बैलेंस ऑफ स्टॉक। देन
नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजैक्शन, ये सब इंफॉर्मेशन स्टॉक रजिस्टर में होती है. सो बेसिकली बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं उसके बारे में जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो सभी इसमें होती है. ओके, द डेटा विच इज़ कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनएयर इज ऑन. सो क्वेश्चनएयर के थ्रू जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो किसके आधार पर कलेक्ट करते हो, बेसिकली ऑन विच स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल. सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चनएयर से जो डेटा आपको मिलता है ओके वो डेटा किस स्केल के आधार पर होता है ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चनएयर के क्वेश्चन के टाइप्स कौन से हैं, वेदर वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर. ओके, एंड ये सब कुछ बेसिकली क्वेश्चनएयर पे ही डिपेंड करता है. एंड दैट्स वाई ये स्केल ना कौन सी भी हो सकती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो स्केल. एंड ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैंने आप सभी को आंसर दिया है नॉमिनल स्केल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चनएयर में जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हो देन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं विच इज़ नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ यू कैन से आंसर्स, और जिसमें आपको बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा मिलता है. एंड क्वालिटेटिव डेटा को तो हम क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते, मेजर तो कर ही नहीं सकते, वी कैन ओनली क्लासीफाई इट, राइट. एंड दैट्स वाई the data which is collected through questionnaire is on nominal scale basically. but ये ordinal scale भी हो सकता है अगर डेटा इस प्रकार का हो जिसे हम ऑर्डर्स दे सकते हैं. ओके, जैसे कि देखो एवरेज, गुड, बैड, लाइक दैट. इंटरवल स्केल भी हो सकता है अगर आपको डेटा टेम्परेचर या फिर ऐसा कुछ मिलता है तब. रेशो स्केल भी हो सकता है अगर आपको ऐसा कुछ डेटा मिल रहा है जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो भी हो. ओके, जैसे कि वेट, लेंथ, लाइक दैट. बट यहाँ पे तो आंसर मैंने दिया है विच इज़ नॉमिनल स्केल. इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेरिएबल बीइंग असेस्ड इज कॉल्ड. नाउ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो वेरिएबल को हम असेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्राइटेरियन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल. सो स्टूडेंट्स जिस वेरिएबल को हम असेस करते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसी वेरिएबल की मदद से हम बताते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के रिजल्ट्स क्या है. सो बेसिकली उस वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज़ आपको एंड में मिलती है, सो बेस्ड अपॉन दोज वैल्यूज़ आप बताते हो कि दिस इज़ माय रिजल्ट. सो ये जो वेरिएबल होता है उसे इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं विच इज़ नथिंग बट डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज हमेशा किसी भी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं. सो ये आपका असेस वेरिएबल नहीं होता है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होती रहती है. सो इसकी वैल्यूज जैसे चेंज होती है उसे आप असेस करते हो एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स मिलते हैं. ओके, एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल इज द वेरिएबल जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होता है असल में उसके ऊपर अफेक्ट होने लगता है. एंड दैट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल करें रिसर्च में. अगर हम नहीं करते हैं देन उसकी वजह से काफ़ी सारी चेंजेस आती है एंड उसकी वजह से हमें फेक रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं. क्राइटेरियन वेरिएबल इज नथिंग बट अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है एंड क्राइटेरियन वेरिएबल को ही हम असेस करते हैं. बट यहाँ पे आपको आंसर जो देना है विच इज़ वन, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल ही हम बोलते हैं जब भी किसी भी वेरिएबल को हम असेस करते हैं. क्राइटेरियन वेरिएबल बहुत कम बार बोला जाता है एंड क्राइटेरियन वेरिएबल को चेंज करने के लिए, मतलब इसकी वैल्यूज चेंज करने के लिए प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है एंड प्रेडिक्टर वेरिएबल इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली. सो बेसिकली डोंट कंफ्यूज विद इट, बट यहाँ पे आपको जो आंसर देना है विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओनली रेशो स्केल हैज़. नाउ रेशो स्केल के पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी और स्केल में नहीं है, नॉन फिक्स्ड जीरो, फिक्स्ड जीरो, बोथ, नीदर 1 and 2. सो ऑब्वियसली रेशो स्केल के पास फिक्स्ड जीरो की कैरेक्टरिस्टिक होती है विच इज़ नथिंग बट व्हाट, एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि अगर रेशो स्केल में वेरिएबल को अगर आप जीरो वैल्यू असाइन करते हो देन इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वो वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है या फिर उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू वहाँ पे नहीं है. एंड ये फीचर सिर्फ रेशो स्केल में होता है.
द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड. नाउ स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर में अगर कोई डिफरेंस होता है देन व्हाट इज दैट? एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पलिंग एरर. सो ऑब्वियसली वी कॉल इट एज सैम्पलिंग एरर. ये तो हमने कल के सेशन में भी देखा था. देखो बार बार क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं. स्टैटिस्टिक का मतलब होता है सैंपल मीन, पैरामीटर का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन. अगर आप इन दोनों का भी डिफरेंस निकालते हो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? सैम्पलिंग एरर. स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट द एरर जो कि आपको मीन डेविएशन की वजह से मिलती है. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये बेसिकली क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. सो जितनी वैल्यूज आपकी असल मीन के साथ डेविएट होती है दिस इज नथिंग बट व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास पूरा डेटा सेट है एंड पूरे डेटा सेट का आपने मीन वैल्यू तो निकाल लिया. सो दिस मीन वैल्यू जो होती है एंड जो बाकी के डेटा पॉइंट्स होते हैं, सो इस मीन वैल्यू से बाकी के डेटा पॉइंट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं दिस इज नथिंग बट व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट की एरर जो आपको मीन से मिलती है. ओके सो असल में जो मीन आप कैलकुलेट करते हो एंड जो आपका प्रेडिक्टेड मीन होता है, मतलब जो आपका ऑब्जर्व्ड मीन होता है, जो आपका प्रेडिक्टेड मीन होता है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड एरर. ओके सो डोंट कंफ्यूज. सो यहाँ पे सही आंसर है 4. सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. सो अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आप मुझे पूछ सकते हो.